हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 का चैप्टर 3 था सामाजिक विज्ञान का, उसका यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पार्ट 2 जो है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, तत्कालिक परिणाम क्या हुए द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, वो यहाँ पे हम देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 दिया आर्थिक परिणाम। इस महायुद्ध से विश्व में भयंकर विनाश हुआ था। द्वितीय महायुद्ध में भाग लेने वाले सभी राष्ट्रों का यहाँ पे बेशुमार खर्च हुआ था। अमेरिका ने लगभग $350 और अन्य राष्ट्रों ने $1000 से भी अधिक खर्च किया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। उतनी ही मूल्यवान संपत्ति का नाश हुआ था जितना उन लोगों ने खर्च किया था। इंग्लैंड ने 2000 करोड़ की संपत्ति खोई, जबकि जर्मनी की हानि की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। द्वितीय महायुद्ध के लिए विश्व के राष्ट्रों ने युद्ध में उपयोगी शस्त्र सामग्री के उत्पादन को महत्व दिया था। इसलिए जीवनोपयोगी यानी सिर्फ जीवन ही उपयोगी आवश्यकता की वस्तु का अभाव पैदा हुआ, उत्पादन घटा और मूल्यवान वहाँ पे बढ़ा। लोगों को रोजी रोटी की कमी पड़ने लगी। लोगों का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। परिणाम स्वरूप विश्व के राष्ट्रों में महामंदी और विश्व की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में युग प्रवर्तक परिवर्तन हुए थे। मतलब ये परिणाम हुए, यानी कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम में अमेरिका ने $350 और जबकि जो अन्य राष्ट्र जो थे वो उसके साथ जो मिले हुए उन लोगों ने $1000 खर्च किया था। जबकि यहाँ तक कि इंग्लैंड ने 2000 करोड़ की संपत्ति उस समय खोई थी। जबकि सबसे ज़्यादा घाटा कह सकते हैं जर्मनी, जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय सभी जो देश थे वो अपना सारा खर्च जो था वो साधन सामग्री पे खर्च करने पे महत्व देते थे। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जितना उन्होंने खर्चा किया उतना ही उनका क्या हुआ, विनाश भी, मतलब वहाँ पे नुकसान भी हुआ। यानी दोनों तरीके से कह सकते हैं, एक तो हमारे लोग मारे गए, पैसा भी खर्च हुआ, और जो संपत्ति हमारी बनी हुई थी उसमें भी क्या हो गया, नष्ट वो हो गई। तो ये सारे परिणाम हुए। नंबर 2 हमें दिया गया चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना। रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति 1917 में साम्यवादी स्तर पर भावी विकास पथ पर तेजी से अपनाकर जो प्रगति प्राप्त की, उससे विश्व भर में अनेक राष्ट्र प्रभावित हुए थे। चीन भी प्रभावित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की शक्ति तीक्ष्ण यानी कह सकते हैं धीमी हो गई थी। इन परिस्थितियों में चीन पर से उसका प्रभाव जो था वो घट गया था। उसका लाभ लेकर वहाँ माओ तशे तुंग के नेतृत्व में चीन में हुई क्रांति के अंत में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, यानी 1949 में स्थापना हुई। किसके अंदर, यहाँ पे तो चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना किस तरह हुई, तो यहाँ पे ये हमने देखा। तीसरा यहाँ पे हमें पॉइंट दिया कोल्ड वर्ल्ड वार कह सकते हैं यहाँ पे, यानी शीत युद्ध की कोल्ड वार का जन्म, यानी दूरगामी परिणाम जिसके हमें देखने मिला। इसके मतलब दूर का परिणाम देखने मिला। तो देखते हैं यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो था वो अमेरिका, रूस, इन दो महासत्ताओं में विभाजित हो गया था। युद्ध के दौरान दोनों राष्ट्र ही मित्र थे। कौन, अमेरिका और रूस। युद्ध के पश्चात दोनों के बीच मतभेद बढ़ता गया। इस तरह लोकतंत्रात्मक देश अमेरिका, साम्यवादी देश रूस परस्पर विरोधी गुट के रूप में खड़े हुए थे, यानी एक दूसरे के अपोजिट में। इन दोनों गुटों के विश्व के छोटे देश अपनी अनुकूलता के अनुसार शामिल हो गए। दोनों गुट ने एक दूसरे के मत का खंडन और अपने मत के समर्थन के लिए जीन वाक युद्धों और विचार युद्धों को अपनाया। उसने शस्त्रहीन यानी ठंडे युद्ध की स्थिति का सृजन किया और इससे अनेक बार तृतीय विश्व युद्ध होते होते बच गया था, यानी बातचीत से बात करना या फिर उससे वार करना, तो ये कह सकते हैं शीत युद्ध। ये जो आप स्टूडेंट सिंबल देख रहे हैं ये संयुक्त राष्ट्र का क्या है, सिंबल है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में एक मार्क्स के लिए पूछा जाता, तो संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक भी कह सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और ये अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया था, जो उस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो देशों के बीच में जो मतलब यहाँ पे मतलब बातचीत जो चल रही थी, मतलब वहाँ पे विफल जो हो रही थी, यहाँ पे एक दूसरे के बीच कानाफूसी जो चल रही थी, उसे रोकने के लिए किया गया था, लेकिन वो किसी पर प्रभाव न डाल सका। और द्वितीय विश्व युद्ध पूरा होने पर विश्व में पुनः एक बार शांति, सुरक्षा और
सह अस्तित्व के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र यूएन यानी जिसे हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की। उसका कार्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका के अंदर आया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में आया हुआ है। तो स्टूडेंट से 1 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं जो अमेरिका में आया हुआ है। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। उसी समय संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की दिशा में प्रयास चल रहे थे। मानव स्वतंत्र शांति सुरक्षा के उद्देश्य में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिकी कांग्रेस सांसद को संदेश देते हुए 4 महत्वपूर्ण बातों की घोषणा की। तो पहला, विचार और वाणी की स्वतंत्रता, और जिसमें दूसरा यहाँ पे दिया धार्मिक स्वतंत्रता, और उसके बाद तीसरा यहाँ पे दिया आर्थिक स्वतंत्रता, और चौथा यहाँ पे दिया गया है भय से मुक्ति के अधिकारों का समावेश किया गया। उसके पश्चात राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक महासागर के एक जहाज पर 8 मुद्दे का दस्तावेज तैयार किया, यानी 8 मुद्दों का, जो बाद में अटलांटिक दस्तावेज के रूप में जाना गया। दस्तावेज में हर एक राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमित्व की सुरक्षा करने, शांति, सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक कल्याण और निःशस्त्रीकरण के विषयों का समावेश किया गया था। उसके बाद 1943 के अक्टूबर में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के विश्व शांति के लिए मास्को एक सिटी है, तो वहां पे एक साथ यहाँ पे सारे लोग मिले, यानी ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन, मतलब पूरे विश्व में शांति के लिए वो लोग मॉस्को के अंदर एक साथ मिले, जिसे मॉस्को घोषणा के रूप में जाना गया था। 1943 के नवंबर में तेहरान में 3 मतदाताओं के परिषद आयोजित की गई, जिसमें वॉशिंगटन में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज तैयार किया, जो 1944 सितंबर में किया। 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्य राष्ट्रों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा हुई, और उसमें भारत का भी समावेश होता है। तब से लेकर आज तक 24 अक्टूबर को यूएन यानी यूनाइटेड नेशन डे के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को, जिसमें 51 राष्ट्रों के द्वारा, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं सब में सम्मिलित हुए, उन सारे गुटों को मिलाकर यहाँ पे यूएन की स्थापना की गई, जिसमें भारत भी शामिल है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 देश हैं। अगर कोई देश किसी देश पे हमला करता है तो वो सारे देश जो होंगे उसका क्या करेंगे? विरोध करते हैं, ऐसा होता है इसके अंदर। अगला टॉपिक हमें दिया संयुक्त राष्ट्र के अंग कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने अपने उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए जिस तंत्र का गठन किया था उसे निम्नलिखित उसके 6 अंग हैं, जिसमें पहला सचिवालय, सामान्य सभा, सुरक्षा समिति, चौथा आर्थिक और सामाजिक समिति, 5वां अभिभावक समिति, और 6वां अंतर्राष्ट्रीय समिति। यानी कुल इसके 6 मुख्य अंग हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। यानी सचिवालय विभाग वाला वो अपना काम करता है, सुरक्षा समिति वाला वो अपना काम करता है, आर्थिक और सामाजिक समिति वाला वो अपनी देखरेख, सभी को अंदर डिवाइड कर दिया गया। इसके कुल 6 अंग के रूप में हैं। तो इन अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो नीदरलैंड के हेग शहर के अंदर आया हुआ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो हमने देखा है 6ठा पॉइंट जो है वो। उसके अतिरिक्त अन्य समिति का मुख्य कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर आया हुआ है, यानी बाकी जो समिति है उसका मुख्य कार्यालय जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में आया है। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन है वो अमेरिका के कहने पर काम करता है, क्योंकि वो उसका मेन है, इसलिए कह सकते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स ये फिगर में देख रहे हैं, तो ये न्यूयॉर्क का जो यहाँ पे मेन ऑफिस जो है वो इस तरह का यहाँ पे, इसमें कुल 193 देश इसके अंदर अभी क्या है जुड़े हुए हैं। यानी सभी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो मेन होता है वो यहाँ पे आके इस मीटिंग के अंदर बैठते हैं। पहला, सामान्य सभा। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो सामान्य सभा है। ठीक है, यह सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से बनी है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र के अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है, यानी देश का 5 प्रतिनिधि जो है उसे वहां पे भेजा जा सकता है न्यूयॉर्क में। परंतु मतदान के समय प्रत्येक राष्ट्र का केवल एक ही मत माना जाता है। इसमें नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित किसी भी विषय की चर्चा, सलाह, परामर्श या सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर अगर किसी का चुनाव करना है तो वहां पे सिर्फ किसी भी एक देश के द्वारा सिर्फ एक ही मत दिया जा सकता है।
उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो 5 स्थायी सदस्यों की एक सत्ता को निषेधाधिकार यानी वीटो पावर भी कहा जाता है। रूस ने सबसे अधिक बार इसका उपयोग किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स किसने सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे यूज़ किया, तो वो यहाँ पे दिया गया, यानी सोवियत रूस ने 122 बार, चीन ने सिर्फ 4 बार, फ्रांस ने 18 बार, ब्रिटेन ने 32 बार, अमेरिका ने 82 बार वीटो पावर यहाँ पे यूज़ किया गया है। जो यहाँ पे 2006 तक स्थायी सदस्यों के द्वारा वीटो पावर के लिए किए गए उपयोग का चार्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये आर्थिक और सामाजिक समिति, इस समिति को इकोसॉक भी कहा जाता है। इसमें कुल 54 सदस्य। सामान्य सभा अपने निवृत्त होने वाले 2/3 सदस्यों को 3 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है। यह समिति धर्म, जाति, प्रादेशिक भेदभाव के बिना विश्व के देशों के लोगों का जीवन स्तर जो है वो ऊंचा लाने में प्रयास करती हैं। और यह समिति, इसकी उप समितियां विश्व भर में कार्य करती हैं, जैसे WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था विश्व के मानवों के स्वास्थ्य सुधार का कार्य करती है। दूसरा दिया यहाँ पे IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे वित्तीय संचित पूंजी भी कहा जाता है, यानी वित्तीय स्थिरता स्थापित करने का कार्य करती है। यहाँ पे अब स्टूडेंट्स आप फिगर भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये सारी क्या है संस्थाएं हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो ये फिगर, आप जिसका सिंबल वगैरह आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर, FAO, फिर उसके बाद ILO, उसके बाद यूनिसेफ, उसके बाद यूनेस्को, तो यहाँ पे इसके बारे में पूरे डिटेल दिए, उसे हमें पढ़ते हैं। FAO यानी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्था, यह कृषि उत्पादन, वन, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने अथवा तो पोषण का स्तर ऊंचा लाने में सहायता करती है। उसके बाद ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था, विश्व के मजदूरों को अधिकार और न्याय दिलाने का कार्य करती है। उसके बाद तीसरा रह गया हमारा यूनिसेफ यानी 3.9, बालकों के लिए आकस्मिक सहायता अनुदान, यानी विश्व के बालकों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए पौष्टिक आहार, शिक्षा और बाल कल्याण की प्रवृत्ति पर कार्य करती है। कौन करती है? यूनिसेफ करती है। यहाँ पे आप सिंबल देख रहे हैं ये। तो स्टूडेंट्स ये सिंबल जो है वो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि ये फिगर किसका है, इसका कार्य क्या है, ये बताया जाता है आपको। अगर 1 मार्क्स के लिए पूछेगा तो आपको सिर्फ दे देगा ये फिगर किसका है, नीचे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, चारों ये नाम दे दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद चौथा में दिया यूनेस्को यानी शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था। यह संस्था निरक्षरता निवारण, शिक्षा के द्वारा मानव का जीवन स्तर ऊंचा उठाने, शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक साधनों का राष्ट्र के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने का कार्य करती है यह संस्था यूनेस्को। इसके अतिरिक्त उसकी उप संस्थाएं और प्रादेशिक समिति भी हैं जो विविध कार्य करती हैं। नंबर 4 अभिभावक समिति। इस समिति में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र होते हैं। उसमें सामान्य सभा के द्वारा चुने गए देशों के प्रतिनिधि होते हैं। पहले से अभिभावकत्व यानी मैंडेट यानी चुने गए अंतर्गत आने वाले प्रदेशों यानी जिन प्रदेशों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी एवं द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुए प्रदेशों की देखरेख के लिए ऐसी संस्थाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, उनके लिए यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जैसे सभी विषयों का विकास देखने का कर्तव्य अभिभावक समिति का करती है। 5वां पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्य न्यायालय नीदरलैंड के हेग शहर में आया गया है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश यानी जज हैं। उसकी निवृत्ति 9 वर्ष के लिए होती है कि 2 राष्ट्रों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो हमने पहले देखा। उसके बाद राष्ट्रों के बीच होने वाले झगड़े यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं तो उसका फैसला करती है और कानूनी सलाह देने का भी कार्य करती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी विश्व का न्यायालय कह सकते हैं आप। संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री के कार्यालय को सचिवालय कहा जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र का जो महामंत्री का जो कार्यालय होगा उसे हम सचिवालय कहते हैं। सामान्य सभा अपने महामंत्री की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करती है। महामंत्री के कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्री, व्यवस्थापक, सहायक, अनुवादक और विशेषज्ञों का समावेश किया जाता है, मतलब उसकी जानकारी के लिए, किसी सलाह मशवरा के लिए। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय जो है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में आया हुआ है। विश्व में शांति स्थापना हो और विश्व एकता और विश्व बंधुत्व का स्वप्न साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र क्या है? प्रयत्नशील है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर जो है वो पढ़ने में अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाजत। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।